वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए बायोलॉजी से जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे ये चैप्टर 3 है, जो कि चैप्टर का नाम है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें हम पार्ट वाइज करके देखेंगे। ये हमारा तीसरे चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, तो वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है। चलिए देखते हैं मानव जनन यानी मानव में जनन क्या होता है, किस प्रकार से होता है। देखिए, मनुष्य में केवल लैंगिक जनन होता है। मनुष्य में क्या होता है? केवल लैंगिक जनन होता है। इनमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग होते हैं। मनुष्य में नर जननांग और मादा जननांग दोनों के दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। पुष्पों में नर जननांग तथा स्त्रियों में मादा जननांग पाए जाते हैं। जो पुष्प होते हैं ना, एक लिंगी पुष्प, उनमें नर और मादा दोनों जननांगे जो हैं पाई जाती हैं एक ही में, एक ही पुष्प में दोनों पाई जाती हैं। मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक लिंगी प्राणी है। जो मनुष्य है वो एक लिंगी प्राणी है। इनमें आंतरिक निषेचन तथा अंडे का भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। मनुष्य तो एक लिंगी प्राणी है, लेकिन इनका जो है इनमें आंतरिक निषेचन होता है। निषेचन के द्वारा ही जो है अंडे का भ्रूणीय विकास होता है, और विकास जो है गर्भाशय में होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो गर्भाशय में होता है। और ये सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। किसको जन्म देते हैं? तो जो शिशु विकसित होते हैं उन्हीं को ये जन्म देते हैं। अतः मनुष्य को जरायु प्राणी, विविपेरस एनिमल कहते हैं। मनुष्य को क्या कहते हैं? जरायुज प्राणी कहते हैं। मनुष्य क्या करता है? निषेचन करता है। एक लिंगी प्राणी है, वो निषेचन करता है। आंतरिक निषेचन, अंडे से जो है कि अंडे का भ्रूणीय विकास होता है। उससे निषेचन के बाद क्या होता है? अंडे का भ्रूणीय विकास होता है, और वो विकास जो है गर्भाशय में होता है। और ये सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। कैसे शिशु को? तो सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं। अतः मनुष्य को जरायुज प्राणी भी कहते हैं। इसमें है लैंगिक द्विरूपता। क्या होता है? लैंगिक द्विरूपता क्या है? पुरुषों में दाढ़ी तथा मूंछ आती है। पुरुषों में क्या होती है? पुरुष में जो है दाढ़ी आते हैं और मूंछें भी आती हैं। ये इनकी क्या है? लैंगिक द्विरूपता है। तथा स्त्रियों में नहीं। पुरुषों में तो दाढ़ी मूंछ आते हैं, लेकिन स्त्रियों में नहीं आते हैं। स्त्रियों की आवाज़ पतली। देखिए, आप ऐसा देखते होंगे कि स्त्रियों की जो आवाज़ होती है वो मधुर और पतला होता है, लेकिन पुरुषों की आवाज़ जो होती है वो बिल्कुल भारी होती है और बिल्कुल मोटी आवाज़ होती है। लेकिन पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की आवाज़ कैसी होती है? तो बिल्कुल मधुर और सुरीली आवाज़ें पतली होती हैं। स्त्रियों में आवर्त चक्र या मासिक चक्र पाया जाता है। जो स्त्रियां होती हैं उनमें मासिक धर्म पाए जाते हैं, मासिक चक्र। स्त्रियों में स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं। देखिए, जो स्त्रियां होती हैं उनमें मासिक चक्र यानी आवर्त चक्र पाए जाते हैं, लेकिन ये चीज़ पुरुषों में नहीं होते हैं। और उसी तरह से स्त्री में स्तन ग्रंथियां भी विकसित होती हैं, और पुरुषों में अल्प विकसित, पुरुषों में बहुत कम, ना के बराबर विकसित होता है स्तन ग्रंथि, लेकिन स्त्रियों में जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित होता है। तो ये सभी के सभी क्या है? लैंगिक द्विरूपता है। आगे है जनन की इकाइयाँ तथा जनन अंग। लैंगिक जनन में भाग लेने वाली विशेष कोशिकाओं को, जो लैंगिक जनन में भाग लेने वाली विशेष कोशिका हैं उनको युग्मक कहते हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने वाली जो विशेष कोशिका है उसको क्या कहते हैं? विशेष कोशिका को युग्मक कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। जो मनुष्यों में जो नर होते हैं उनमें जो युग्मक पाए जाते हैं कोशिका, वो शुक्राणु कोशिका यानी शुक्राणु युग्मक पाए जाते हैं। ये शुक्राणु युग्मक कहलाते हैं। और पुरुष के वृषण में इनका निर्माण होता है। शुक्राणु युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? तो पुरुष के वृषण में होता है। मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? अंडाणु। यह मादा के अंडाशय में बनता है।
ये युग्मक कहाँ बनता है? तो मादा युग्मक जो है, जाहिर सी बात है जब नर युग्मक नर के अंडाणु में बन रहा है तो मादा युग्मक जो है वो भी कहाँ बनेगा? मादा युग्मक को शुक्राणु कहते हैं। मादा युग्मक भी अंडाशय में बनेगा जब नर युग्मक बन रहा है वृषण में, तो मादा युग्मक भी बनेगा कहाँ? अंडाशय में। शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही एक सूत्री होते हैं। जो शुक्राणु होते हैं और अंडाणु होते हैं ये दोनों के दोनों एक सूत्री होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अंडाणु और शुक्राणु दोनों के दोनों एक सूत्री होते हैं और ये दोनों ही अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। अंडाणु के निषेचन के लिए मादा के जनन पथ में शुक्राणुओं का स्खलन होता है। देखिए, अंडाणु के निषेचन के लिए मादा के जनन पथ में, यानी कि जब अंडाणु निषेचन के लिए तैयार होते हैं, जब अंडाणु जो है निषेचन के लिए तैयार हो जाते हैं तो उस वक्त जो मादा होती हैं उनके जनन पथ यानी जनन के जो रास्ते होते हैं वहाँ शुक्राणुओं का स्खलन होता है। ठीक है, शुक्राणुओं का क्या होता है? स्खलन होता है। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से जब अंडाणु और शुक्राणु दोनों क्या होते हैं? आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से युग्मनज बनता है। मादा के गर्भाशय में युग्मनज से, मादा का जो गर्भाशय होता है उसके गर्भाशय में युग्मनज से भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा शिशु का विकास होता है। किसके द्वारा? तो भ्रूणीय परिवर्धन के द्वारा शिशु का विकास होता है। लैंगिक जनन में निम्नलिखित घटनाएं क्रमशः होती हैं। लैंगिक जनन के द्वारा कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? पहला है युग्मक जनन। लैंगिक जनन के द्वारा पहली घटना जो होती है वो युग्मक जनन की घटना होती है। दूसरी जो है कोशिकाओं का स्थानांतरण होता है। जो शुक्राणुओं का स्थानांतरण, यानी जो शुक्राणु होते हैं वो नर के जनन अंग से वो कहाँ जाते हैं? मादा के जनन अंग में जाते हैं। ठीक है, जिसे वीर्य सेचन कहते हैं। तीसरा है निषेचन तथा युग्मनज का बनना। जब निषेचन होता है उसके बाद युग्मनज बनता है। अगला है ब्लास्टोसिस्ट का परिवर्धन, यानी उसमें क्या बनते हैं? जब युग्मनज बनता है तो वो धीरे धीरे ब्लास्टोसिस्ट बनने लगते हैं, यानी 2 से 4 सेल, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे वो डिवाइड हो जाते हैं सेल में। पांचवा है भ्रूण का अंतःरोपण। भ्रूण क्या होता है? एक जगह पे उनका अंतःरोपण होने लगता है भ्रूण का। जब भ्रूण तैयार होता है तो उनका एक जगह अंतःरोपण होने लगता है। अगला है भ्रूणीय परिवर्धन। भ्रूण का क्या होता है? परिवर्धन होने लगता है। प्रसव या शिशु जन्म, यानी अंत में क्या होता है? बच्चे जो बाहर आते हैं, जो शिशु का जन्म होता है, उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रसव कहते हैं। माँ के गर्भ से जब बच्चे बाहर आते हैं तो उस प्रक्रिया को हम प्रसव कहते हैं। अगला है प्राथमिक लैंगिक अंग। प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंगों को जनद कहते हैं। जो प्राथमिक लैंगिक अंग है उसको हम क्या कहते हैं? जनद कहते हैं। इनमें लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण होता है। इनमें एक तो लैंगिक जो कोशिकाएं होती हैं उनका, और युग्मक लैंगिक कोशिका या फिर युग्मकों का निर्माण होता है। तथा ये हार्मोन्स का स्राव करते हैं। किसका स्राव करते हैं ये? तो प्राथमिक लैंगिक अंग जो है ये हार्मोन्स का स्राव करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि जिसे मास्टर ग्लैंड या फिर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि से स्रावी गोनेडोट्रोपिन जनदों की वृद्धि तथा उनके कार्यों का नियमन करते हैं। नर या पुरुष के जनदों को वृषण, नर हो या फिर पुरुष हो, ठीक है, नर या फिर पुरुष हो, इनके जनदों को वृषण, इनमें शुक्राणु बनते हैं। ठीक है, जनदों के वृषण में जो है शुक्राणु बनते हैं। मादा या स्त्री के जनदों को, जो मादा कह लीजिए या फिर स्त्री कह लीजिए, बातें कही है, इनके जनदों को अंडाशय कहते हैं। इनके जनदों को, यानी जिसे ये
इनसे जो उत्पन्न होता है जो अंडाशय है, ठीक है, तो उत्पन्न अंडाशय होता है, तो मादा या स्त्री के जंतु को अंडाशय कहते हैं। इनमें अंडे या अंडाणु बनते हैं। इनमें क्या बनते हैं? अंडे या फिर अंडाणु बनते हैं। अगला है द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। इन अंगों की जनन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। द्वितीयक या फिर जिसे सहायक जनन अंग कहते हैं, इनका जो है जनन में बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। यद्यपि ये न तो युग्मक बनाते हैं और न ही हार्मोन स्रावन करते हैं। ना ये युग्मक बनाते हैं और ना ही हार्मोन्स का स्रावन करते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शुक्रवाहक तथा शिश्न। शुक्राशय हो गया, प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, शुक्राशय हो गया, शुक्रवाहक या फिर शिश्न आदि, यानी ये सभी जो है अंग नर में तथा फाइलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, योनि तथा स्तन ग्रंथियां स्त्रियों में पाई जाती हैं। देखिए, सहायक लैंगिक अंग कह लीजिए या फिर द्वितीयक लैंगिक अंग, तो जो नर में पाए जाते हैं वो है प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शुक्रवाहक और शिश्न। ये सभी जो है नर जनन अंग है। और वहीं जो है फाइलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, योनि तथा स्तन ग्रंथियां, ये जो है स्त्रियों में पाई जाती हैं, तो ये स्त्री जनन अंग है। मादा जनन तंत्र क्या है उसको देखते हैं। स्त्री के जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। स्त्री के जनन तंत्र में जो है बहुत सारे अंग होते हैं। पहला है एक जोड़ी अंडाशय जिसे ओवरीज कहते हैं। स्त्री में अंडाशय पाए जाते हैं जिसे ओवरीज कहते हैं। वाहिनी तंत्र, वाहिनी तंत्र डक्ट सिस्टम भी पाए जाते हैं। फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी, फैलोपियन नलिका यानी जो नलिका देखिए ऐसे रहता है ना, इस प्रकार से रहता है। देखिए यहाँ पे जो है एक जोड़ी अंडाशय है, ये क्या है? अंडाशय है। वाहिनी तंत्र, और ये क्या है? वाहिनियां हैं। फैलोपियन नलिका या अंडवाहिनी, ये जो आपको ये चीज़ दिख रही है, ये चीज़ क्या है? ये अंडवाहिनी है। गर्भाशय, गर्भाशय यानी ये बीच वाला चीज़ जो है ये क्या है? गर्भाशय है। योनि, ये चीज़ क्या है? योनि है। बाह्य जननांग या स्तन ग्रंथियां, बाह्य जननांग का मतलब बाहरी जननांग, ठीक है, इसके बाहरी जननांग को बोला है। और स्तन ग्रंथियां। अंडाशय है, ओवरी जिसे कहते हैं। प्रत्येक अंडाशय बादाम की आकृति का होता है। देखिए प्रत्येक अंडाशय कैसा होता है? तो बादाम की आकृति का। ये जो अंडाशय आपको दिख रहा है ये और ये हमने ऐसे बताया है, लेकिन ये जो है बादाम के आकृति का होता है। यह लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, इसकी जो लंबाई होती है ये 3 सेंटीमीटर होती है। 2 सेंटीमीटर चौड़ा, इसकी जो चौड़ाई होती है वो 2 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। तथा 1 सेंटीमीटर मोटा, और इसकी जो ये चीज़ मोटाई होगी वो 1 सेंटीमीटर मोटी होगी। प्रत्येक अंडाशय अपनी ओर के वृक्क के समीप, यानी प्रत्येक अंडाशय क्या करता है? अपनी ओर के वृक्क के समीप, जो वृक्क यानी जो किडनी होती है उसी के समीप मेजोवेरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़ा रहता है। यानी मेजोवेरियम नामक एक पार्ट होता है, उसी के द्वारा जो है उदर गुहा से ये जुड़ा होता है। कौन? तो ये जो अंडाशय है उसी के द्वारा जुड़ा होता है। तथा दूसरी ओर अंडाशयी लिगामेंट,
यानी जो अंडाशयी लिगामेंट होते हैं, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कुछ लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट के द्वारा जुड़ा होता है, अंडाशयी लिगामेंट द्वारा गर्भाशय से जुड़ा होता है, ठीक है, ये लिगामेंट के द्वारा क्या है, जुड़ा हुआ है। इस प्रकार वृषण के विपरीत अंडाशय उदर गुहा में स्थित होता है। यानी इस प्रकार से वृषण के विपरीत, यानी जो नर में वृषण पाए जाते हैं तो उस वृषण के विपरीत अंडाशय उदर गुहा में स्थित होता है। ये अंडाशय कहाँ स्थित होता है, तो उदर गुहा में स्थित होता है, ठीक है, ये अंडाशय उदर गुहा में स्थित होता है, यानी पेट के जस्ट नीचे। अंडाशय अंडाणुओं या अंडों की उत्पत्ति, अंडाशय जो है वो अंडाणुओं की या फिर अंडों की उत्पत्ति तथा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक मादा लैंगिक हार्मोन, जो अंडाशय होता है वो अंडाणु या फिर जो अंडे होते हैं, ठीक है, इन अंडाणुओं के जो अंडे होते हैं, अंडों की उत्पत्ति तथा एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन नामक मादा लैंगिक हार्मोन्स का स्राव करते हैं। यानी ये अंडों की जो उत्पत्ति होती है और इसी के साथ साथ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये दोनों हार्मोन्स का क्या करते हैं, ये मादा लैंगिक हार्मोन का स्राव करते हैं। दूसरा है अंड वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब, इसे ही कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। प्रत्येक अंडवाहिनी 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका है। प्रत्येक अंडवाहिनी क्या है, ये जो अंडवाहिनी आपको दिख रही है ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी और कुंडलित है, ठीक है, ऐसे मुड़ी हुई है, तो ये क्या है, कुंडलित नलिका है, जिसमें 3 भाग होते हैं। कितने भाग, तो इसके जो है 3 भाग होते हैं। ए है रोमाभिकीप, क्या है, रोमाभिकीप है, क्या है, रोमाभिकीप, यह अंडवाहिनी का चौड़ा तथा कीप के समान अलग भाग है जो अंडाशय के साथ लगा रहता है। किसके साथ, तो अंडाशय के साथ ये लगा रहता है। ये जो अंडाशय आपको दिख रहा है इसी के साथ ये कीप की तरह क्या है, दोनों तरफ के कीप की तरह, कीप के समान अगला भाग है जो अंडाशय के साथ लगा रहता है। इसके छिद्र को ओस्टियम कहते हैं और इसके छिद्र को क्या कहते हैं, ओस्टियम, जो उदर गुहा में खुलता है। और ये कहाँ खुलता है, तो उदर गुहा में खुलता है। कीप के किनारे पर अंगुलियों के समान अनेक प्रवर्ध होते हैं। कीप के किनारे पर क्या होते हैं, जैसे हमारी अंगुलियां होती है तो अंगुलियों की तरह ही अनेक प्रवर्ध होते हैं जिन्हें फिम्बरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फिम्बरी। आगे बी नंबर है फाइलोपियन नलिका। फाइलोपियन नलिका क्या है, यह कीप के पिछले सिरे से शुरू होता है, ठीक है, ये कहाँ से शुरू होता है, तो ये कीप के पिछले सिरे यानी बिल्कुल पीछे से शुरू होता है। इसकी दीवारें संकुचनशील, इसकी दीवारें कैसी होती हैं, तो संकुचनशील होते हैं और रोम भी एपिथीलियम द्वारा स्तरित रहती है। रोम क्या होती है, तो इसकी जो रोम होती है वो एपिथीलियम द्वारा स्तरित रहती है। आगे है दूर स्थासिरा या इस्थमस। देखिए यह अंडवाहिनी का अंतिम सिरा है। ये क्या है, अंडवाहिनी का अंतिम सिरा होता है जो गर्भाशय में खुलता है। देखिए यानी ये चीज़ की बात हो रही है, ये कहाँ आके खुल रहा है, तो गर्भाशय में आके खुल रहा है। तो ये जो है अंडवाहिनी का अंतिम सिरा है जो गर्भाशय में खुलता है। अंडाशय से मुक्त होने पर, जब ये अंडाशय से मुक्त होता है होने पर अंडाणु उदर गुहा में आते हैं। ये जब अंडाशय से मुक्त होता है इससे, तो अंडाणु कहाँ आते हैं, तो अंडाणु जो है उदर गुहा में आते हैं। अंडाणु उदर गुहा में आते हैं और फिम्बरी द्वारा फैलोपियन नलिका में ढकेल दिए जाते हैं। जो फिम्बरी होता है, फिम्बरी के द्वारा ही फैलोपियन नलिका में क्या होते हैं, इसमें ढकेल दिए जाते हैं। अगला है तीसरा नंबर गर्भाशय, जिसे यूटेरस कहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है।
देखिए ऐसे ही आपको बनाने हैं। यही फिगर आपको जो है अपने एग्ज़ाम में बनाने होंगे, बिल्कुल ऐसे ही। और इसी नली के द्वारा जो है स्पर्म क्या होते हैं, अंदर जाते हैं। देखिए यह नाशपाती की आकृति की एक पेशीय संरचना है। ये जो है आपको फिगर दिख रही है, ये नाशपाती के आकार की संरचना होती है जो स्त्री के श्रोणि प्रदेश में स्थित होती है। ये कहाँ स्थित होती है, तो स्त्री के श्रोणि यानी कमर के नीचे वाले भाग में ये स्थित होता है। श्रोणि प्रदेश यानी कमर से नीचे वाले भाग में। इसमें दोनों अंडवाहिनी खुलती है, ठीक है। इसमें जो है दोनों अंडवाहिनियाँ खुलती हैं। इसका निचला संकीर्ण भाग सर्विक्स कहलाता है, ठीक है। निचला भाग क्या कहलाता है, सर्विक्स कहलाता है। गर्भाशय में निषेचन अंडे का वर्धन होता है। गर्भाशय में क्या होता है, तो जो निषेचित अंडे होते हैं, जो अंडे निषेचन कर लिए होते हैं, उनका वर्धन होता है। अब अगला है योनि। योनि क्या है, यह स्त्री का मैथुन कक्ष है। योनि क्या होता है, तो योनि का मतलब ये चीज़ जो आप देख रहे हैं, ये चीज़, ठीक है, ये स्त्री का मैथुन कक्ष है। गर्भाशय का सर्विक्स उसके ऊपरी भाग में खुलता है। जो गर्भाशय का सर्विक्स होता है, ये कहाँ खुलता है, तो ऊपरी भाग में खुलता है। यह छिद्र द्वारा बाहर खुलता है। किसके द्वारा, तो छिद्र के द्वारा। कुंवारी कन्याओं में योनि के मुख पर पतला, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं उनके मुख पर पतला तथा झिल्ली के समान पर्दा होता है। यानी जो कुंवारी लड़कियां, जो छोटी बच्चियां होती हैं, उनके योनि के पास यहाँ पे जो है एक पतला झिल्ली की तरह एक पर्दा होता है, पतला तथा झिल्ली के समान पर्दा होता है, जिसे योनि छिद्र या हाइलम, योनि छद्म यानी हाइलम कहते हैं। इस पर्दे के मध्य में एक छिद्र होता है, ठीक है। इस पर्दे के मध्य में यानी इसी पर्दे के पास एक छिद्र होता है, जिसमें से आवर्त काल में रज यानी जिसे एमसी कहते हैं बाहर निकलता है। और इसी छिद्र के द्वारा क्या होता है, इसी छिद्र के द्वारा ब्लड जो है बाहर निकलता है रजोधर्म के समय, रजोदर्शन के समय, ठीक है। पहली बार रजोदर्शन ही होता है, तो इसी छिद्र से बाहर निकलता है। लैंगिक संपर्क शारीरिक परिश्रम व्यायाम से भंजित हो जाता है। जो लैंगिक संपर्क होते हैं उससे भी ये झिल्ली फट जाती है, या फिर शारीरिक परिश्रम से, ज़्यादा मेहनत करने से, ज़्यादा बॉडी पे प्रेशर पड़ता है तो उससे भी, या फिर व्यायाम से, बहुत काफ़ी ज़्यादा व्यायाम करने से भी ये भंजित हो जाता है, यानी फट जाता है। योनि की दीवार में लैक्टोबेसिलाई, जो योनि की ये दीवार आपको दिख रही है, ये दीवार, ठीक है, ये दीवार, यहाँ पे लैक्टोबेसिलाई नामक जीवाणु होते हैं। कौन से जीवाणु, तो लैक्टोबेसिलाई नामक जीवाणु होते हैं। ये ग्लाइकोजन के अपघटन से, जो ग्लाइकोजन होता है, तो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। ये कैसे कार्बनिक अम्ल बनाते हैं, तो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। योनि की इस अम्लीयता से रोगाणु के आक्रमण की संभावना तो कम हो जाती है। जो योनि की अम्लीयता होती है, यानी जो योनि होते हैं वो किस प्रकार का योनि होता है, तो अम्लीय माध्यम में होता है। तो ये कह रहा है कि योनि की अम्लीयता से रोगाणु के आक्रमण की संभावना तो कम हो जाती है। अम्लीय होता है इसीलिए वहाँ पे जो है रोगाणु आक्रमण की संभावना कम होती है। परंतु यह योनि में प्रवेश करने वाले शुक्राणुओं का, जो योनि में शुक्राणु प्रवेश करते हैं तो उन शुक्राणुओं को भी क्या करता है, हानिकारक होता है। जो शुक्राणु होते हैं जो प्रवेश करते हैं वो योनि में, वो भी क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। वीर्य का क्षारीय अंश, देखिए योनि क्या होता है, अम्लीय माध्यम में होता है, लेकिन वीर्य जो है ये क्षारीय माध्यम में होता है। तो क्षारीय अंश इस अम्लीयता को दूर कर देता है। वीर्य का क्षारीय अंश, ठीक है, वीर्य क्षारीय होता है और योनि जो है स्त्री की अम्लीय होती है, तो अम्लीयता को दूर कर देता है। जो वीर्य का क्षारीय अंश होता है वो अम्लीयता को दूर कर देता है। योनि के मुख के इधर उधर दो ग्रंथियां होती हैं, यानी योनि का जो मुख होता है उसके दोनों ओर
2 ग्रंथियां होती हैं, इन्हें बार्थोलिन ग्रंथियां कहते हैं। ठीक है, ये ग्रंथि जो है बार्थोलिन ग्रंथियां होती हैं। योनि के दोनों ओर क्या होता है, ग्रंथियां होती हैं, जिसे बार्थोलिन ग्रंथियां कहते हैं। लैंगिक उत्तेजना के समय, यानी जब उत्तेजना होती है, जब लैंगिक उत्तेजना होती है तो उस समय साफ तथा श्यान द्रव का स्राव करती है। बार्थोलिन ग्रंथि क्या करती है, जब उत्तेजना होती है तो उस समय साफ और श्यान यानी जो द्रव का स्राव होता है बिल्कुल वो साफ सुथरा द्रव होता है, जो योनि और गर्भाशय में शुक्राणुओं को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। और वो द्रव क्या करता है, तो वो द्रव जो है योनि और गर्भाशय में जो शुक्राणु होते हैं तो शुक्राणु को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। बाह्य जननांग, इसमें स्त्री के बाह्य जनन अंग होते हैं। बाह्य जननांग का मतलब क्या चीज, जहाँ स्त्री के बाहरी जनन अंग हो। ये योनि मुख यानी वजाइनल ओरिफिस, ये योनि मुख लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा या फिर क्लाइटोरिस, ये तीनों चारों जो हैं ये चारों होते हैं। ये योनि मुख लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस है। ये एक अवनमन स्थित होते हैं। ठीक है, कहाँ स्थित होते हैं, तो अवनमन में, जिन्हें वेस्टुला या प्रकोष्ठ कहते हैं। वेस्टुला त्वचा के 2 जोड़ी मांसल फलों में बंध जाते हैं। जो वेस्टुला होता है वो त्वचा के 2 जोड़ी मांसल फलों में बंधा रहता है। ठीक है, त्वचा के बाह्य बड़े पलों को लेबिया मेजोरा तथा इसके अंदर की ओर स्थित त्वचा के 1 जोड़ी छोटे पलों को लेबिया माइनोरा कहते हैं। यानी बाहरी जो जनन अंग होते हैं, बाहरी जनन अंग जो होते हैं मादा के, तो त्वचा के बाह्य बड़े पलों को लेबिया मोजेरा कहते हैं। यानी जो बड़ा ऐसे होता है ना, दोनों तरफ बता देते हैं, इस प्रकार से होता है, तो इससे ही ठीक है बड़े वाले को बोला है कि बाह्य बड़े पलों को लेबिया मोजेरा तथा इसके अंदर की ओर स्थित त्वचा के 1 जोड़ी छोटे पलों को लेबिया माइनोरा कहते हैं। लेबिया माइनोरा के अगले सिरे पर एक छोटा सा अंगुली सदृश, यानी एक अंगुली के समान, जैसी हमारी अंगुलियां हैं उसी के समान, सदृश यानी समान अंग होते हैं। अंगुली के समान अंग होता है, जिसे क्लाइटोरिस या भग्न शिश्न कहते हैं। देखिए ये बिल्कुल इस प्रकार से यहाँ ऊपर होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं या भग्न शिश्न। यह मूत्र द्वार के ऊपर 2 लेबियन मेजोरा ऊपरी मिलन बिंदु के पास मटर के दाने के समान तथा अत्यधिक संवेदनशील होता है। ठीक है, ये कैसा होता है, तो ये जो है क्लाइटोरिस कहाँ होता है, तो नीचे जो बाथरूम वाला छिद्र होता है उसी के जस्ट ऊपर होता है। मेजोरा ऊपरी मिलन बिंदु के पास मटर के दाने के समान, यहाँ जो है मटर के दाने के समान बाथरूम का जो रास्ता होता है, छिद्र होता है तथा अत्यधिक संवेदनशील होता है। यह नर के शिश्न के समजात होते हैं, जो नर के शिश्न होते हैं उसी के समजात होते हैं। यूरिथ्रल मुख तथा योनि मुख द्वारा शरीर के बाहर खुलती है। ठीक है, जैसे फिगर अब आपको दिखाते हैं, देखिए यही फिगर है। लेबिया मेजोरा जो है ये ऊपर वाली जो भाग है, यहाँ पे इसे सबसे बाहरी भाग को हम लेबिया मेजोरा कहेंगे। लेबिया माइनोरा जिसे भगोष्ठ कहते हैं, तो ये बड़े वाले भाग के बाद ये ऊपर वाला अंदर वाला जो भाग है दूसरा लेयर, इसको कहेंगे। ठीक है, और इसी के ऊपर क्या है, भग्न शिश जो थोड़ा सा होता है अंगुली के समान, इसे भग्न शिश कहते हैं। यूरेथ्रल, और ये इसके भी अंदर वाला जो ये भाग दिख रहा है इसे हम, देखिए छिद्र है यहाँ पे, इसे यूरेथ्रल कहते हैं। और ये क्या है, मूत्र मार्ग है। और नीचे वाला भाग, बाथरूम के नीचे वाला जो मार्ग होता है, जो नली होती है, छिद्र होता है, ये वजाइनल यानी हाँ ये निषेचन के लिए होता है, जनन मार्ग होता है ये।
उसके बाद है योनि छद की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति कौमार्य का विश्वसनीय संकेत नहीं है, क्योंकि कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से फट जाता है। यानी जब तेजी से धक्का लगता है या फिर तेजी से गिरते हैं हम, तो भी ये क्या होता है, बिल्कुल फट जाता है। या साइकिल चलाने पर भी फट जाता है। यानी जब हम साइकिल चलाते हैं या फिर तेज़ी से हमें धक्के लगते हैं या फिर अचानक से हम तेज़ी से गिर जाते हैं, तो उस टाइम ये हाइमन क्या होता है, फट जाता है। स्तन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, मेमोरी ग्लैंड जिसे कहते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए, नर एवं मादा, यानी नर और मादा दोनों की बात हो रही है। दोनों के वक्ष भाग में सामने की ओर, यानी दोनों की स्तन की बात हो रही है। नर और मादा दोनों के स्तन की बात हो रही है। स्तन को ही यहाँ वक्ष भाग कहा गया है। दोनों के वक्ष भाग में सामने की ओर दोनों उभरे हुए वर्ण युक्त स्तनाग्र उपस्थित होते हैं। यानी नर और मादा दोनों में क्या होते हैं, सामने की ओर क्या होते हैं, दो उभरे हुए वर्ण युक्त स्तन होते हैं। मादा में स्तन ग्रंथियाँ बहुत अधिक विकसित होती है। देखिए, मादा की बात करते हैं तो मादा में स्तन ग्रंथियाँ क्या होती है, बहुत अधिक जो है उग्रित होती है, यानी विकसित होती है। और वहीं पुरुष की बात करें तो उनमें बहुत कम, ना के बराबर ही विकसित होती है। प्रत्येक स्तनाग्र के चारों ओर का क्षेत्र वर्णयुक्त होता है। स्तन के चारों ओर का क्षेत्र कैसा होता है, तो वर्णयुक्त होता है, जिसे स्तन परिवेश कहते हैं। मादा में स्तनाग्र के चारों ओर का अधिकांश भाग, मादा में जो स्तन है तो स्तनाग्र के चारों ओर का जो अधिकांश भाग है, तो अधिकांश भाग जो है वसा के जमाव और पेशियों की अधिकता के कारण, वसा का जमाव और पेशियों की जो अधिकता है, स्तन में क्या होते हैं, वसा का जमाव भी होता है और क्या होता है, पेशियों की अधिकता, यानी पेशियां क्या होती है, काफ़ी अधिक होती है और वसा भी अधिक होता है। तो उन्हीं के कारण स्तनों के रूप में फूला रहता है। स्तन क्यों फूला रहता है, क्योंकि उनमें जो है वसा का जमाव अधिक होता है और वहाँ पेशियां भी अधिक होती हैं, इसीलिए फूला रहता है। प्रत्येक स्तन स्रावी ऊतकों का बना होता है। जो स्तन होता है वो किस प्रकार के ऊतक का बना होता है, तो स्रावी ऊतक का बना होता है, जो 15 से 20 पालियों में बटा रहता है। प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छे की भांति, देखिए 15 से 20 पालियों में तो बटा होता है, लेकिन प्रत्येक पालियों में, एक एक पालियों में जो है, प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छे की भांति, देखिए प्रत्येक पाली में जो है अंगूर के गुच्छों की तरह संरचना होती है और उन्हीं गुच्छों में क्या होता है, दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। सगर्भता के समाप्त होने या प्रसव के बाद, सगर्भता समाप्त होना या फिर प्रसव, कहने का मतलब है जब बच्चे जो है गर्भ से जो शिशु बाहर निकलते हैं उन्हें प्रसव कहते हैं। तो प्रसव के बाद, शिशु के गर्भ से बाहर निकलने के बाद ये फैल जाता है। स्तन क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं, यानी काफ़ी बड़े हो जाते हैं और दूध का स्राव शुरू हो जाता है, यानी स्तन से दूध निकलने लगते हैं। विभिन्न पालिकाओं से निकली वाहिनियाँ लैक्टिक फेस वाहिनियाँ बनाती हैं। विभिन्न पालिकाओं से जितनी भी वाहिनियाँ निकली होती हैं वो लैक्टिक फेस वाहिनियाँ बनाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्तन में 15 से 20 लैक्टिक फेस वाहिनियाँ होती हैं। इस प्रकार से जो है प्रत्येक स्तन में 15 से 20, प्रत्येक स्तन में क्या होते हैं, 15 से 20 लैक्टिक फेस वाहिनियाँ होती हैं, जो स्तनाग्र शिखर पर एक पृथक छिद्र से बाहर खुलती हैं। ठीक है, पृथक छिद्र से क्या होती है, बाहर खुलती हैं। बाहर खुलने से पहले जब इनका छिद्र खुलता है, इन स्तनों का जब छिद्र खुलता है, तो छिद्र जो है खुलने से पहले इनका कुछ भाग एक छोटे से एम्पुला के रूप में फूला रहता है। देखिए, जिस छिद्र से ये दूध निकलता है
वो भाग क्या होता है, एम्पुला के रूप में फूला रहता है, जिसे नेप्पल्स भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नेप्पल कहते हैं। रजनोवृत्ति के बाद यह क्षीण हो जाता है। जब रजनोवृत्ति होने लगती है तो ये क्या होता है, जब उस स्त्री को, महिला को जब रजनोवृत्ति शुरू होगी तो ये क्षीण होने लगता है, यानी फिर से क्या होता है, अपने रूप में आ जाता है। यौनारंभ का प्रारंभ। देखिए, बालिकाओं में लड़कों की तुलना में यौनारंभ जल्दी शुरू हो जाता है। देखिए, लड़कों से अगर तुलना की जाए तो लड़कों की तुलना में लड़कियां जो है, इनका यौनारंभ जो है जल्दी शुरू हो जाता है, यानी पुबर्टी एज इनकी जल्दी हो जाती है। बालिकाओं में यह 10 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। बालिकाओं में कितने वर्ष से, तो 10 वर्ष की आयु से शुरू हो जाता है। सर्वप्रथम वक्षों में वृद्धि प्रारंभ होती है। जो वक्ष होते हैं, जो स्तन होती हैं, तो उनमें स्तनों में वृद्धि प्रारंभ होती है। इसके बाद 12 से 13 वर्ष की आयु में, जब 12 से 13 वर्ष की होती है तो उस आयु में अंडोत्सर्ग, यानी अंडे जो है, अंडों का उत्सर्जन होने लगता है, अंडे बनने लगते हैं और रजोदर्शन जो है वो शुरू हो जाता है। जाहिर सी बात है, जब रजोदर्शन शुरू होगा तो अंडासर्ग होगा। यौवन आरंभ के समय निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। कौन कौन से परिवर्तन? पहला है बाह्य जनन अंगों तथा वक्षों का विकास होता है, यानी बाहरी जनन अंग जो होते हैं उनका विकास होता है, और वक्षों का यानी स्तनों का विकास होता है। अंडोत्सर्ग तथा आवर्त चक्र का प्रारंभ, यानी उनमें जो है अंडे का निर्माण होने लगता है और आवर्त चक्र शुरू हो जाते हैं। श्रोणी प्रदेश का फैलकर चौड़ा हो जाता है, यानी उनकी कमर जो होती है वो फैलकर चौड़ी हो जाती है। कच्छीय एवं जघन बालों का उगना, और जगह जगह पर, कच्छीय जगहों पर और जंघों पर जो है बालें उगने लगती हैं। जांग, चेहरे तथा नितंबों पर वसा का जमाव। जो जांग होते हैं, जो चेहरे होते हैं, जो नितंब होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, वसा का जमाव होने लगता है। अब देखते हैं मादा की स्तन ग्रंथि का जो है कि संरचना कैसे बनाएंगे इसको। देखिए, संरचना यही है, ऐसे ही आपको जो है बनाने होते हैं। इसमें देखिए 15 से 20 पालियाँ लगभग होती हैं। यहाँ तो आपको कम दिखाया गया है, लेकिन रियल में 15 से 20 होती है। इसमें आपको वसा भी दिखाया गया है। दुग्ध पाली, ये जो छोटी छोटी पालियाँ हैं, ये इसमें देखिए भरी हुई है, जो ये दुग्ध पाली है। दुग्ध कूपिका, ये छोटी छोटी कूपिकाएँ क्या है, ये दुग्ध कूपिका है, इसमें दुग्ध होते हैं। स्तन वाहिनियाँ, ये जो नली आपको दिख रही है ये क्या है, स्तन वाहिनियाँ है। तुम्बिका, ये देखिए यहाँ पे, ये क्या है, तुम्बिका है, जिसे एम्बुला कहते हैं। ये क्या है, निप्पल्स है, ये चुचुक जिसे कहते हैं निप्पल्स। दुग्ध वाहिनी, ये छोटी छोटी नलिकाएं जो है ये दूध मतलब दुग्ध वाहिनियाँ है ये। और स्तन परिवेश, ये जो ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या है, स्तन परिवेश, यानी सबसे ऊपरी भाग है। अब इसके पीछे के भाग को देखते हैं। ये देखिए, ये जो भाग आपको दिख रहा है ये क्या है, पसली है, ये पसली है, और पसली के ऊपर ये स्तन है। अंतरा परसुका पेशिका, और ये जो आपको दिख रही है ये क्या है, पेशिकाएं हैं। दीर्घ अंश पेशी, और ये जो है ये क्या है, दीर्घ अंश है। तो ये मादा की स्तन ग्रंथियां हैं। तो ये पूरा हो गया हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे वीडियो का दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।